नमस्कार। आज करने वाले हैं हम एकांकी। एकांकी का नाम है साहब को जुकाम है और उसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आइए देखते हैं इस एकांकी की विशेषताएं क्या हैं। और इस एकांकी की विशेषताएं देखने से पहले हम एक बार लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क। और उपेंद्र नाथ अश्क पहले उर्दू में लिखते थे और पहली बार सन 1935 में इन्होंने हिंदी लेखन प्रारंभ किया, प्रकाशित हुआ इनका। और इसके साथ ही अगर हम इनकी एकांकियों पर बात करें तो बहुत से एकांकी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। और वह प्रभाव क्या है? वह प्रभाव है स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता, वातावरण की यथार्थ सृष्टि, सांकेतिक प्रतीकों की भरमार। सामाजिक व पारिवारिक विषय वस्तु, जनजीवन में व्याप्त रूढ़ियों, आडंबर प्रियता व जड़ता पर प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण, अंतर्द्वंद का चित्रण, व्यंग्यात्मक शैली और शिल्प के परिमार्जित रूप का प्रयोग, रंगमंच व स्टेज पर प्रभावी एकांकियों की संरचना, ये सब उपेंद्र नाथ अश्क जी की अपनी शैलियों की, अपनी एकांकियों की शैली है, विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं इस एकांकी साहब को जुकाम है की विशेषताएं। इस एकांकी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह नाटक और रंग कर्म को ही विषय बनाकर नाटक करने वाली शोकिया मंडलियों की समस्याओं का चित्रण करती है। मध्यवर्गीय मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है। उसके छल, छद्म, लोभ, लालच, महत्वाकांक्षाएं और क्षुद्रता के सभी पहलुओं को एकांकीकार ने बड़ी कुशलता से इस एकांकी में समाहित किया है। जब हम इसके कथानक पर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कथा वस्तु, इसकी जो कथा वस्तु है, इसका जो कथानक है, वो नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल से प्रारंभ होता है। आर्ट सर्कल ने एक नाटक खेला, शहजादा सलीम। मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के बाद जो है वो स्थितियां क्या होती हैं उसका इसमें वर्णन है। अश्क जी की यह एकांकी जिसमें नाटक और रंग कर्म को ही विषय बनाया गया है। अश्क जी ने अपनी बहुत सी दूसरी एकांकियों की तरह इस एकांकी में भी मध्यवर्गीय मानसिकता पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। और नगर की एक नाट्य संस्था आर्ट सर्कल जब एक नाटक शहजादा सलीम खेलती है और मंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के बाद एक चाय पार्टी दी जाती है। आर्ट सर्कल के ही एक प्रमुख सदस्य धीरेन्द्र दत्त जो हैं वो धनी व्यवसायी हैं, वो अपने घर पर चाय पार्टी देते हैं, जिसमें नगर के कुछ अन्य रंगकर्मी भी आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन जब आमंत्रित लोग दत्त साहब के बंगले पर पहुंचते हैं तो न वहां पर दत्त साहब होते हैं, ना उनका सेक्रेटरी, ना उनका चपरासी। आर्ट सर्कल का कोई दूसरा सदस्य भी वहां मौजूद नहीं होता। मेहमान जो हैं वो आकर एक दूसरे से ही प्रश्न करते रहते हैं। दत्त साहब की अनुपस्थिति ही में चाय पार्टी शुरू हो जाती है। दत्त साहब से मिलने के लिए इस पार्टी में मोहन गुप्ता नाम का एक लेखक भी आया है और उनके बरामदे में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इसी बीच आमंत्रित रंग कर्मियों में अनेक लोग बारी बारी से आते हैं और दत्त साहब अथवा आर्ट सर्कल के अन्य अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी आपसी बातचीत से पता चलता है कि आर्ट सर्कल में शहजादा सलीम के प्रमुख अभिनेता नारायण को लेकर फूट पड़ गई है। 3 महिला सदस्यों के कारण जो सब की सब नारायण के प्रति झुकाव है जिनका, इस बातचीत के दौरान शहजादा सलीम के मंचीकरण से लेकर आर्ट सर्कल के अंदरूनी विवादों तक इस प्रसंग के सभी पहलू सामने आते हैं। यह भी पता चलता है कि शहजादा सलीम के विभिन्न भूमिकाओं के लिए क्या क्या तिकड़में की गई थी। इसके साथ नगर की अन्य जो मंडलियां हैं, रंग मंडलियां हैं, नाटक मंडलियां हैं, नाटककार और नाट्य निर्देशकों की भी पोल खुलती है। इसी दौरान पहले दत्त साहब के चपरासी के माध्यम से और फिर उनके सेक्रेटरी के माध्यम से पता चलता है कि दत्त साहब को जुकाम हो गया है।
आमंत्रित अतिथि अंततः विदा हो जाते हैं। केवल मोहन गुप्त को दत्त साहब का सेक्रेटरी रोक लेता है। दत्त साहब प्रवेश करते हैं और पता चलता है कि जुकाम तो केवल बहाना था। असली बात यह थी कि आर्ट सर्कल अपने सदस्यों की परस्पर खींचातानी के कारण टूट गया है और दत्त साहब ने शहजादा सलीम की प्रमुख अभिनेत्री के साथ मिलकर एक नई संस्था रंगध्वनि स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें वे मोहन गुप्त का नाटक खेलेंगे। इस तरह से ये जो पूरा ताना बाना है कथा का, वो नाटक कर्मियों पर ही बुना गया है। और उसके बाद हम देखते हैं एकांकी की जो विशेषताएं हैं वो क्या है। एकांकी की विशेषताएं हैं, नाटक में 10 पात्र हैं, लेकिन कुछ ही पात्र मंच पर आते हैं। अन्य सारे पात्र जो है वो मंच पर उपस्थित नहीं होते हैं। यह इस नाटक के शिल्प की विशेषता भी कही जा सकती है। इसके साथ ही इसका शिल्प अत्यंत गठा हुआ है। सारा कार्य व्यापार धीरेन्द्र दत्त के बरामदे में घटित होता है। कुछ पात्र होकर भी नहीं हैं, मंच पर आते नहीं हैं, आते भी हैं तो थोड़े समय के लिए आते हैं और अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्यम से उपस्थित रहते हैं। वहां पर जो फोन रखा हुआ है, फोन से बातचीत जब होती है तो पता चलता है कुछ लोगों के बारे में और कहानी आगे बढ़ती है। संवाद बहुत चुटीले हैं, प्रवाहशील हैं, व्यंग्य भी है। कला अथवा साहित्य पर केंद्रित रहने के स्थान पर नाटककार, कलाकार, साहित्यकार जब अन्य वस्तुओं पर केंद्रित रहता है तो कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इस पर पात्रों के माध्यम से चोट की गई है। इसी तरह से संस्थाओं की, इस तरह की कलात्मक संस्थाएं जो एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, उनकी अंदरूनी विसंगतियों पर भी कहीं ना कहीं एकांकीकार प्रहार करता है। कुल मिलाकर यह एकांकी जो है वो एक कलापूर्ण एकांकी है और जिसमें एक नए विषय को उठाकर और उसकी अंदरूनी जो विरोधाभास, अंदरूनी जो विसंगतियां हैं उसको रेखांकित करने का एकांकीकार ने प्रयास किया है।